लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, 7 चरणों में जो मतदान है वो संपन्न कराया जाएगा। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, यहाँ आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर ये कहा कि कैसे देखिए जो चुनाव है वो हम संपन्न कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारे जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खासतौर से यहाँ प्रसेनजीत आपके पास आना चाहूँगा। अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो 7 चरण में यहाँ भी जो चुनाव है संपन्न कराया जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की परिस्थितियाँ रही हैं तो हर एक लिहाज से ये ज़ाहिर तौर पर कोशिश की जाएगी कि जो वोटर हैं वो अपने घर से निकल सकें, शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। इस बात पर चुनाव आयोग ने काफ़ी जोर दिया है। देखिए मुकुल, इसमें एक बात बता दें कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2-3 जगह काफी महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल की हिसाब से। पहली बात तो है कि बार बार चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया गया कि चुनाव में हिंसा बर्दाश्त नहीं जी। तो जहां तक मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये इशारा बार बार बंगाल की तरफ है, क्योंकि एक छोटे से राज्य ये प्रदेश, ये सही है कि ये 3rd लार्जेस्ट है अगर संख्या के हिसाब से पकड़े तो 42 सीटें हैं हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। लेकिन बार बार ये जो इंतजामात है बताया जा रहा है कि सीएपीएफ लगाया जाएगा, वायलेंस माना नहीं जाएगा, हिंसा किसी तरह से माना नहीं जाएगा और कटु बातें कहना, ये भी उन्होंने एक शेर सुनाकर बताया कि ऐसा ना करे कि अगर आगे जाके दोस्ती हो जाए तो वहां पे नजर ना चुराना पड़े। तो ये जो सारे बातें हैं ये बंगाल को सामने रखते हुए, और एक तीसरी बात है जो काफी जरूरी है, मेरे ख्याल से इस चर्चा में लाना जरूरी है, उन्होंने ये बताया कि किसी कॉन्ट्रैक्चुअल और वॉलंटियर टाइप का किसी इंसान को नहीं लगाया जा सके, इसका इंतजाम किया गया। ये बंगाल से एक बड़ी लोगों की आपत्ति है तृणमूल सरकार के खिलाफ, तृणमूल पार्टी के खिलाफ, कि जो यहाँ पे ग्रीन पुलिस बताया जाता है, जो यहाँ पे सिविक वॉलंटियर बताया जाता है, इनको प्रदेश की पुलिस के नाम पर लगाया जाता है बूथों पर। तो ये एक खास जो आपत्ति है बाकी दलों की, इसकी मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने पूरी तरह से संज्ञान पे लिया है और इसीलिए अलग तरीके से वॉलंटियर और कॉन्ट्रैक्चुअल ये दोनों बातें बंगाल की माने चुनाव के लिए बताया गया है, जिसमें बंगाल उनकी नजर में था। मुकुल जी बिल्कुल, और ये कोशिश लगातार की जा रही है क्योंकि हमने देखा कि पिछले अगर चुनाव को देखते हैं तो कैसे वहाँ पे स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई थी। और खासतौर से पटना से भी हमारे संवाददाता सलमान हैदर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान हैदर, अगर हम देखें बिहार की भी बात की जाए, क्योंकि वहाँ भी 7 चरणों में जो मतदान है संपन्न होगा और ये प्रयास है कि हर जो हम एक मताधिकार है उसका इस्तेमाल हम कर सकें। अगर हम बिहार की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट स्टेट पड़ता है अगर सीटों को देखा जाए तो, और संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है कि सीमाएं बंगाल से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से मिलती हैं और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ संवेदनशीलता बढ़ती है और इसीलिए शायद 7 चरणों में यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में कुल 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें से ज़्यादातर ऐसी सीटें हैं जो झारखंड से लगती हैं और बाकी जो 4 चरण हैं यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इनमें 5-5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और ये सीटें इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। और फिर जो छठा और 7वां चरण है यहाँ 8-8 सीटों के चुनाव होंगे, जो जिनमें से कुछ की बंगाल से लगती हैं और कुछ नेपाल से भी लगती हैं, सीमांचल का इलाका है। तो ये सारी चीज़ें हैं और चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयुक्त यहाँ आए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, और उन्होंने सारा जायज़ा लिया था झारखंड और बिहार के चुनाव तैयारियों का। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजामात किए हैं और आप जानते हैं कि बिहार बहुत राजनीतिक दृष्टि से वोलाटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों। अभी 1-2 महीने पहले से
थोड़ी सी स्थिरता देखने में आ रही है और लोग कह रहे हैं कि अब ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेट बन गया है, जिसकी वजह से ये संभव होगा कि सारे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं। जी बिल्कुल, सभी राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव की जो प्रतिबद्धता है वो यहाँ फिलहाल नज़र आती है। और आपको बता दें, चुनाव 2024 की तारीखों का जो ऐलान किया गया है लोकसभा चुनाव की, इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोग के साथ मिलकर नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई व अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। हाथ बदलेगा हालात। इसके साथ साथ आपको बता दें, जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जीत का भरोसा जताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा का स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश और प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का माध्यम है। मैं समग्र राष्ट्र की जनता से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देने का आह्वान करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखिए अब आ रही हैं। इसके बाद से ही जैसे ही लोकसभा चुनाव की जो घोषणा की गई तारीख की अगर बात की जाए, और ख़ासतौर से हमारे जो संवाददाता हैं देश के अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेन्नई का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, अगर बात की जाए चेन्नई की या ख़ासतौर से दक्षिण भारत के को जब हम देखते हैं तो कोशिश वहाँ भी की जा रही है कि कैसे ना सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से हम चुनाव कराएं, बल्कि ये भी कोशिश की जा रही है कि जो नए वोटर्स हैं कैसे उनको और ज़्यादा हम जागरूक कर सकते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सुविधाएं देने की बात कही गई, लेकिन जिस तरीके से जब हम चेन्नई की बात कर रहे हैं या दक्षिण भारत को जब हम देखते हैं, वहाँ पे किस तरह की सरगर्मी इस लोकसभा चुनाव में? मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जो चुनाव आयोग ने कहा था 4 M's की बात उन्होंने कही थी, जिसमें तमिलनाडु में 1 M आता है जी। 4 M's में उन्होंने जो जिक्र किया था वो था मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन, not 4, it's misinformation and this जी not getting आचार संहिता के उल्लंघन का उन्होंने जिक्र किया जी। या MCC का जी जो इन्होंने कहा था, उसमें से एक मनी जो है यहाँ एक हमारे साथी पत्रकार ने वहां पे इस संबंध में एक सवाल भी किया था। दीना तंदी के वो रिपोर्टर थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने सवाल किया था चुनाव आयोग से कि यहाँ पे एक काटपाड़ी संसदीय क्षेत्र है, वहां से DMK के प्रत्याशी हैं कदीर आनंद जी, जो जिनके पिता DMK में दुरई मुर्गन हैं और काफी वरिष्ठ और बहुत इंपॉर्टेंट पदों पे काम कर रहे हैं जी DMK के सरकार में। तो उन्होंने पैसों से, उन पर आरोप लगा है कि पैसों से वोट का के बदले नोट के लिए उन्होंने पैसे बांटे और उसके बाद जीत कराए और फिर उन्हीं को दोबारा उम्मीदवार बनाया जाए। तो ऐसे में क्या रहेगा? तो चुनाव आयोग ने इसका इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कई हाल में जो चुनाव किए हैं पिछले 2 सालों में विधानसभा, इनका अनुभव लेते हुए कैसे मनी ट्रेल को रोका है, तो उसको अब जो है इस लोकतंत्र के बड़े पर्व जो है जो हमारे लोकसभा चुनाव जो आने वाला है जी, तो इसमें कैसे इस मनी ट्रेल को रोका जा सके, उसकी काफी अपने अनुभवों से उन्होंने सीख लेकर के कहा है कि वो अब ऐसी तैयारियां करने जा रहे हैं जो कि मनी ट्रेल को कर्टेल करे जी। पहली बात। और इसमें दूसरी बात उन्होंने कहा था कि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो कि लोगों को जागरूक करे, और वो चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व जो है हर व्यक्ति इसका सहभागी बने, और इसके लिए कई प्रयास उन्होंने किए हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज की उन्होंने जो 1 अप्रैल तक बालिग होंगे 18 की उनको पार कर चुके होंगे, जिनको वोटिंग का अधिकार मिल चुका होगा, तो उनको भी उन्होंने एडवांस में जो है इनरोल कर रखा है। तो ये सबसे बड़ा कदम है चुनाव आयोग का। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम हर जगह
जी पहुंचना चाहते हैं हर लोगों को, युवाओं को उन्होंने जैसे लिया, उसी तरह विकलांग और दिव्यांग जो हैं और बुजुर्ग लोग जो हैं, जो घर में जी नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए भी काफी एनरोलमेंट की व्यवस्था उन्होंने की है कि उनको, यदि उनको एक फॉर्म दिया जाएगा उनको, और उनको लगे कि वो नहीं आना चाहते हैं, वो घर पे ही बैठ करके मतदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जो जी बात है ऐसी चीज में। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसे मौकों पर सभी लोग होते हैं कि बुजुर्ग सब लोग घर से बाहर आकर के वोट करना चाहेंगे। और मैं थोड़ी देर पहले ही मेरी यहाँ पे एक अम्मा, बूढ़ी माता जी हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा कि अम्मा, तमिल में मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा उनसे कि आपका जो है वो चुनाव घोषणा हो गई है, क्या क्या सोच रहे हैं? और यहाँ से जो है जी बिल्कुल बिल्कुल बूढ़ी माता जी, उन्होंने कहा कि नांगे अल्लाह पोरों जी, यानी हर एक जो भारतवासी है जो मतलब वो अपने मतदान का जो इस्तेमाल है वो करना चाहते हैं, मताधिकार का। विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अगर देखा जाए तो जो उत्सव की शुरुआत आज अब हो चुकी है, जैसे ही चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान किया, और वही जो उत्सव है देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके की स्थिति है उनका हम यहाँ जायजा ले रहे थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये चुनावी कवरेज का जो आप एक महा कवरेज कर रहे हैं का नाम दिया है, कि आप ये देखिए कि पूरे देश के अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर डीडी न्यूज़ के किस तरह से अपनी अलग अलग जगह की उस बात खूबसूरती से उस बात को बता रहे हैं। ये सच में लोकतंत्र जो आप कहते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में जब आप अभी हम चेन्नई के हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने कैसे 4M को ज़्यादा स्ट्रेस किया है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया को लेके भी चुनाव आयोग ने खास तौर से काफ़ी जोर शोर से इस बात के लिए कहा है कि मीडिया उनकी बातों को कैसे वोटर्स के बीच में पहुंचाए और वोटर्स को किस तरह से अवेयर करे। जो 60% का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए इस बार कम से कम उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड वोटर्स बनाए। ये तो एक ये है कि हम लोगों का जो भी कवरेज का अभियान है, उस कवरेज का हमारा सिर्फ एक मोटो होता है कि जनता में, वोटर्स में, आप ये देखिए कि 97 करोड़ वोटर्स है। 97 करोड़ वोटर्स का एक मतदान कराना, एक इलेक्शन कराना, ये दुनिया में शायद ऐसा कभी कहीं उदाहरण नहीं होता होगा। तो चुनौती भी है। और इस चुनौती के साथ में जो कब खास करके इस बार इलेक्शन कमीशन में का जो आज का पीसी था, उसमें खास बातें जो हैं उसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव आयोग ने जो स्ट्रेस किया है वो झूठ के बाजार को एक तरह से उन्होंने कहा है कि इसको पहचानने की जरूरत है। जो जिस तरह से एक झूठ का प्रचार आप देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अलग अलग तरह से ये फेक नैरेटिव बनाया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाया जाता है, इसको लेके चुनाव आयोग ने इस बार पूरी तैयारी की है। आप हमें यह बताने की जरूरत है कि इसमें आईटी एक्ट के जो धाराएं बनती है उसको लेके हर स्टेट में ऑफिशियल तैनात है। जो कोई भी इस तरह के फेक न्यूज होंगे, सोशल मीडिया पर इस तरह के कोई भी इस तरह के कैंपेन होंगे, तो उस पे चुनाव आयोग की सख्ती होगी, उस पे चुनाव आयोग की नजर होगी। रही बात मीडिया के लिए भी, जो हम अभी तक सुनते रहे थे पेड न्यूज को लेके, फेक न्यूज को लेके, तो उस पे चुनाव आयोग की पूरी नजर है। बिल्कुल तो विनोद जी, आपके पास मैं अभी लौट कर आऊंगा। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उस पर जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं क्या वो बड़ी खबर है। बीआरएस नेता के कविता को ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जिसमें अब की कविता को रिमांड पर भेजा गया है। राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने 23 मार्च तक उनको रिमांड पर भेजा है। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या ताज़ा जानकारी निकल कर आई है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल के कविता को आज सुबह कोर्ट में पेश किया गया था। आपको जैसा कि पता है कि कल ईडी ने गिरफ्तार किया था हैदराबाद से, और उसके बाद सुबह से ही के कविता की तरफ से जो उनके वकील हैं वो कोर्ट के सामने ये दलील दे रहे थे कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए के कविता की जो गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ईडी के वकीलों का ये तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही मामला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से ऐसे दिशा निर्देश नहीं दिए हैं कि के कविता को खासतौर से शराब घोटाले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने के कविता को 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया, यानी कि
23 मार्च को उनको दोबारा से कोर्ट में पेश करना होगा। 7 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को मिल गई है के कविता की। हालांकि ईडी की तरफ से ये दलील दी गई थी कि 10 दिन की रिमांड उनको चाहिए, क्योंकि के कविता महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस शराब घोटाले में, और साउथ लॉबी है जो शराब घोटाले में, जो साउथ लॉबी लगातार एक्टिव थी। ये कविता पर्दे के पीछे से उस लॉबी को आगे बढ़ा रही थी दिल्ली शराब घोटाले में, और उसकी तरफ से 100 करोड़ की रकम भी दी गई थी। ये तमाम दलीलें कोर्ट में रखी गई और कोर्ट ने ईडी की ये जो दलीलें हैं उनको स्वीकार किया और के कविता को 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। जी नीरज, और खासतौर से क्या माना जाए, क्योंकि दिल्ली से लेकर जब हम देखते हैं चेन्नई तक भी किस तरीके से कहीं ना कहीं जो पूरा घोटाला है, शराब घोटाला, इसके तार जो बिछे हुए नजर आ रहे हैं, और अब कोशिश यही की जा रही है कि पूरी बारीकी से एक एक जो तार है उसको अलग किया जा सके और पूरे मामले को सुलझाया जा सके। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप देखें दिल्ली से लेकर खासतौर से साउथ में हैदराबाद तक इसके तार फैले हुए थे। साउथ लॉबी इसमें इन्वॉल्व थी। समीर महेंद्रू जो इंड्रो स्पिरिट के मालिक थे, उनके थ्रू के कविता की इसमें एंट्री होती है। के कविता के जो उस समय के एक तरीके से कह सकते हैं अकाउंटेंट हैं बुची बाबू, वो साउथ लॉबी को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा अरुण पिल्लई वो साउथ लॉबी को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अमित अरोड़ा जिसको गिरफ्तार किया गया था और एक आरोपी भी था इस शराब घोटाले में ईडी के द्वारा, उसने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि के कविता इसमें एक बड़े प्लेयर है और बड़े प्लेयर की भूमिका निभा रही है, और 100 करोड़ की रकम आम आदमी पार्टी को दी गई थी, जिसका प्रयोग गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया गया था। ये तमाम तथ्य ईडी ने सामने भी रखे हैं। यही कारण है कि अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और के कविता इन दोनों में भी बातचीत हुई है। इस बात का जो जिक्र है जो सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा बना था उसने भी किया था, और ये जानते थे कि किस तरीके से साउथ लॉबी को दिल्ली शराब की लाइसेंस है किस तरह से प्रदान करना है, और ज्यादा से ज्यादा दुकानें लाइसेंस के थ्रू खोलने के लिए साउथ लॉबी को दिल्ली सरकार एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट कर रही थी। तो ये तमाम बातें हैं। आने वाले समय में और भी कई चेहरे सामने आएंगे, और खासतौर से अरविंद केजरीवाल जो अभी तक ईडी के सवालों के जवाब देने से बचते रहे, उनकी भी जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई यहाँ नजर आएंगी। जी बिल्कुल, नए तथ्यों के साथ अगर ईडी को जानकारी मिलेगी कि कविता से पूछताछ के बाद, तो अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपको बता दें इस बीच एक और एक्स पर संदेश प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया है इसी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही जो संदेश है प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा किया है। उन्होंने कहा कि मैं यह साफ तौर पर देख रहा हूं कि आने वाले 5 वर्ष हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें हम भारत की अगले 1000 वर्ष की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करेंगे। ये समय भारत के सर्वांगीण विकास, समावेशी समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा। तो ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर साझा किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के लागू होने के साथ ही देश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा एनडीए गठबंधन पूरे जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लेगा। इस बार के चुनावों में भाजपा का लक्ष्य 370 सीटों पर जीत हासिल करने का है और एनडीए को 400 के पार ले जाने के संकल्प ने पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा से भर दिया है। हमारे लिए यह चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की दिशा में काम करने के समर्पण और सामर्थ्य की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के लागू होने के साथ ही देश में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। संदेश लिखा राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन पूरे जोश और उत्साह के साथ इस समय भाग लेगा। इस बार के चुनाव में भाजपा का लक्ष्य 370 सीटों पर जीत हासिल करने का है और एनडीए को 400 के पार ले जाने के संकल्प ने पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा से भर दिया है। हमारे लिए ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की दिशा में काम करने के समर्पण और सामर्थ्य की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब यहाँ सामने आ रही हैं।
और इसके साथ साथ हमारे जो संवाददाता हैं और मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर यहाँ रुक कर लेंगे अनिल जी का, और संवाददाता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि जो 3 राज्य हैं जहाँ पे 7 चरणों में चुनाव होगा वो काफ़ी अहम हो जाते हैं लोकसभा चुनाव की। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार में हमने देखा इन दिनों किस तरीके से थोड़ी जो उठापटक है वो नज़र आई, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, लेकिन वहां 7 चरणों में चुनाव नहीं है। तो ये जो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनका कमोबेश, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, पर बंगाल और बिहार में कमोबेश हिंसा का एक इतिहास रहा है। और मैं वही कहना चाहता हूं, आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने हिंसा पर खास तौर से जोर देकर कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कहीं भी हिंसा ना हो पाए। संदर्भ 2 तरफ था, एक तो हिंसा और दूसरा जो फ्रीबीज हैं, जो रेवड़ियां बंटती हैं, साड़ी, रुपया, पैसा, कंप्यूटर और चीजें, ये सब बांटते हैं। तो वो एक तरह से कह सकते हैं, तमिलनाडु, नाम नहीं लिया उन्होंने, तमिलनाडु का और बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई थी वो सारे देश ने देखा था। उसमें मानवाधिकार आयोग, अदालत, हाईकोर्ट, केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल सब वहां गए थे। तो 2-3 चीजें उन्होंने खास तौर से कही। एक तो ये कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल जाएंगे उनका रैंडमली इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं कि कोई राज्य उनको एक जगह बैठाए रखे, एक ही इलाके पर लगा दे, नंबर 1। नंबर 2, 800 जिला मजिस्ट्रेट हैं पूरे देश में, 800 जिले हैं लगभग। उन्होंने मशक्कत की है, बहुत मेहनत की है, और हर जिलाधिकारी को उत्तरदायी बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। चुनाव आयोग ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं, कहीं भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कंट्रोल रूम होंगे हर जगह। और जो इस तरह की फ्री बीज हैं, कोई शराब बांटता है, कोई साड़ी बांटता है, कोई और चीजें बांटता है, इस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, रुपया नगद बांटने की। और कंट्रोल रूम होगा, और कहीं भी हिंसा बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं की जाएगी। तो ये जो बड़ी बात है हिंसा रोकने की। और मणिपुर के बारे में सवाल उनसे पूछा गया था कि वहां काफी लोग बेघर हैं, अपने घरों से कैंपों में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और इसी कारण मणिपुर में 2 चरणों में मतदान है। बहुत छोटा राज्य है, क्योंकि एक लोकसभा सीट ऐसी है जिसके 2 तिथियों को उनका मतदान होगा। इसलिए मणिपुर में उन्होंने कहा कि जहां जो रह रहे हैं लोग शिविरों में, वहीं चुनाव आयोग की मशीनरी जाएगी और वहीं लोगों से जो जिस क्षेत्र का मतदाता है उसके हिसाब से मतदान कराया जाएगा। कोई वंचित न रह जाए, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल जहां हिंसा का अतीत है, सब जगह चुनाव आयोग चाक चौबंद होगा, मुस्तैद होगा, और पूरी तैयारी के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, पूरी निष्पक्षता, निर्भीकता और एक निर्भय वातावरण में मतदाताओं को मतदान करने का अवसर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी, और हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जब बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके की स्थिति अब से पहले के जो चुनाव वहाँ पर हुए हैं उसमें रही है, और साथ ही साथ जो चुनाव आयुक्त ने 4M का जो जिक्र किया, तो उसमें जो पहला M है मसल का, वो शायद कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से भी आजकल हमें जुड़ता हुआ नज़र आता है। तो कितनी चुनौती वहाँ पर रहेगी? देखिए मुकुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले जब मसल पावर की हम बात करते थे तो दूसरे किसी प्रदेश के बारे में बात करते थे जी। लेकिन आजकल जो पिछले कई 10 सालों में अगर हम बात करें, तो हर एक चुनाव में मसल पावर की अगर किसी जगह पे किसी तरह की गलत इस्तेमाल की कहानी किसी को सुनने को मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से। और पिछले पंचायत चुनाव में हम देखे हैं किस तरह से, पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में हम देखे हैं, और बाकी किसी भी चुनाव में, चाहे हो किसी नगर निगम की चुनाव हो, चाहे हो किसी कोऑपरेटिव की चुनाव हो, किसी भी चुनाव मतलब बंगाल में हिंसा और सिर्फ हिंसा जी। लेकिन एक बात भाई बताओ मुकुल, यह है कि बंगाल एक ऐसी प्रदेश है जहां पे 80% से भी ज्यादा लोगों को हम मतदान करते हुए देखते हैं काफी सालों से जी। तो ये जो एक सकारात्मक बातें हैं, इस सकारात्मक बात को सामने रखते हुए, और अगर हम मसल पावर को किसी ना किसी तरह, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, तो किसी ना किसी तरह उस मसल पावर को हम कम कर पाए, जो हिंसा को अगर हम कम कर पाए, तो यहाँ पे लोगों को मतदान करने में उत्साह है। उस उत्साह का अगर माने इस निष्पक्ष और निर्भय की एक वातावरण हम दे पाए, तो इस 80% को हम 90% तक ले जा सकते हैं, जो पूरे देश की जो औसत है उस औसत को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। तो चुनाव आयोग के सामने
ये जो मसल पावर है ये एक चुनौती है बंगाल के लिए। इसीलिए ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल को बदनाम करने के लिए 7 चरणों में चुनाव की ऐलान किया गया। लेकिन जो भी हो, लेकिन ये शांतिपूर्ण मतदान हो, लोग निर्भय के साथ मतदान करें, ये चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती है। जैसे बंसल जी कह रहे थे कि हिंसा की अतीत रहा है, तो इस अतीत को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये इंतजाम किया गया है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल की तरफ से आरोप लगाया जाए या ना जाए। जी बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा कि कोशिश यही की जाए कि कैसे हम निर्भीकता के साथ जो चुनाव है वो संपन्न करा पाएँ। चुनौती कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए भी रहती है। और खासतौर से सलमान, अगर जब बिहार जैसे राज्य को हम देखते हैं तो वहाँ पे चुनौतियाँ जो हैं थोड़ी सी और हमें अलग नज़र आती हैं। पश्चिम बंगाल में जहाँ जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज़्यादा नज़र आता है, तो बिहार में हमें देखा कि किस तरीके से उसका असर वहाँ पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो युवा वर्ग है उनका जो इस बार वो मतदान जब करेंगे और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, उनका कितना असर हम मान सकते हैं कुल प्रतिशत पर? को तोड़ने में सक्षम है। और इस बार जो 7 से 8 लाख के करीब युवा, जिसमें युवतियां भी शामिल हैं, उनका उत्साह देखते हुए लगता है कि परिवर्तन इन्हीं से आने वाला है। और जो परंपरागत वोट थे वो समीकरण भी टूट रहे हैं और इन युवाओं के आने से जाहिर है कि परिणामों पर असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कैंपेन चुनाव आयोग ने भी चलाया है मेरा पहला वोट करके, और इसकी वजह से जो जगह जगह, और ये अभी चल रहा है स्वीप कैंपेन, अभी भी जो चुनाव आयोग का है वो लगातार चल रहा है। और युवाओं में बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर के कि वो अपने इतनी मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज होने के बावजूद बिहार अभी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। जहाँ तक अगर कृषि की बात करें तो बहुत ही उर्वर भूमि है यहाँ की, और उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। जो पॉलिटिकल विल थी राजनीतिक पार्टियों में वो नहीं दिखाई दी अब तक के 70 वर्षों में। तो युवा परिवर्तन चाहता है और चाहता है कि वो अपने वोट से ऐसे लोगों को वोट करे जो कि बिहार के विकास में अपना योगदान कर सकें। जी बिल्कुल, और वही परिवर्तन जो है विनोद जी हम मान सकते हैं कि अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से जो बदलाव है वो होता हुआ है। फिलहाल सलमान, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं विनोद शाह जी, आपसे मैं यहाँ सवाल लेना चाह रहा था कि जिस तरीके का बदलाव की अभी तक हम बात करते हैं, एक तो युवाओं की बात है कि उनके विश्वास की, एक नया विश्वास जो है, उन्होंने एक नए भारत को देखा है, तो वो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएगा। बिल्कुल, और सलमान जी जो कह रहे थे उस पर अगर आप इसको थोड़ा सा ऐड ऑन कर लें तो इस बार देखिए 1.5 करोड़ नए वोटर्स हैं, और उसके साथ साथ अगर आप देखिए कि 21 करोड़ नौजवान हैं इस बार, तो 21 करोड़ का जो नौजवान मतदाता अगर है इस किसी देश का, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले पीढ़ी के और इस वोटर के पूरे कैंपेन का वो ब्रांड एम्बेसडर है इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका मैं एक पॉइंट को अगर आपकी तरफ सामने में लाऊं, तो इलेक्शन कमीशन ने जो ईवीएम पे जो बार बार सवाल उठाने की कोशिश होती रही है, उस पे आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो कमेंट आया था, उन्होंने एक सैराना अंदाज में कहा कि अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। तो ये अधूरी हसरतों को लेके एक तरह से उन्होंने एक सैटारिकल रूप में कहा कि जब कभी ये ईवीएम से आपके सपोर्ट में आता है और वो फेवर में आता है तो वो ईवीएम ठीक है, और अगर हर बार आप इस तरह से अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी जो हसरतें हैं उसको ईवीएम पे लगा देते हैं, तो ये कब तक, इस चीज़ को अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्होंने एक रेफरेंस की एक पूरी बुक इलेक्शन कमीशन ने दिया और पूरे वेबसाइट पे इसकी सारी चीज़ें हैं कि 40 बार इस केस को लेके माननीय उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक इस केस में ये हर बार इसको उठाया गया था, और हर बार इसको अब तो कम से कम न्यायालय ने 10,000 से लेके 50,000 का फाइन भी किया है। फिर भी अगर ये कोशिश हो रही है तो कहीं ना कहीं से आप इस देश के लोगों को इस ईवीएम के नाम पे कम से कम गुमराह करना तो अब बंद कर सकते हैं। तो ये बात कम से कम इलेक्शन कमीशन ने इस बार स्पष्ट किया कि आप ये बात जान लीजिए कि वोटर्स के हर वोट को इंश्योर करना
और उसको ईवीएम ने एक तरह से जो एक आप कह सकते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है, तो ईवीएम ने एक शानदार रिकॉर्ड कायम की है। तो इन सारी चीजों के बदले में आप अगर इस तरह का भ्रम फैलाते हैं तो इसको प्लीज आप इस भ्रम को फैलाना बंद करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है सबसे ज्यादा मुकुल इसमें कि सबसे बड़ी बात उन्होंने की एक जिम्मेदारी फिक्स की है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की हो, चाहे वो मीडिया की बात हो या आम लोगों की बात हो, हर की अपनी एक जिम्मेदारी है क्योंकि देश का लोकतंत्र है, ये देश का फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल में सबकी जिम्मेदारी है और सबके साथ में आप समझिए कि एक तरह से एक रेड लाइन भी है जी। आप किस लिमिट के क्रॉस कर रहे हैं बॉस, ये डेमोक्रेसी है, आपको खुल के किसी को क्रिटिसाइज करने की आपको एक पूरी आजादी है। आप इलेक्शन कमीशन को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उस क्रिटिसाइज करने में आपको एक लिमिट तो रखनी होगी कि आप अपने लिमिट को कहीं क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। लिमिट का मतलब यह होता है कि आप अगर बेवजह के आरोप लगाते हैं जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, आप अगर कोई किसी पार्टी के खिलाफ में या किसी प्रोफाइल को लेके आप एक गलत प्रचार करते हैं जिसका कोई उसमें फैक्ट्स नहीं है, तो ये सारे आप एक लिमिट क्रॉस करते हैं। और इस बार आप जहां कहीं भी लिमिट क्रॉस करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की नजर उस पर होती है। ये सारे चीज एक इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस की तरह लोगों को बताना चाहिए कि जो आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो या ट्विटर पर या डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आंख मूंद के अगर उसको फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड करते समय इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से एक शेर भी कहा कि हर बुलबुले को आप इस तरह से छूने की कोशिश नहीं कीजिए, वो बुलबुला ऐसा ही है जो फूटेगा। तो ये कम से कम एक सावधानी रखने की जरूरत है, जो सबको सावधानी रखने की जरूरत है कि हर जो इंफॉर्मेशन है उसको एक बार जांचने और परखने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे एक झूठ का बाजार है, ये हम सब लोग जानते हैं। इस बार थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उस झूठ से थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। बिल्कुल सतर्क रहना होगा और एक जो भागीदारी है इस लोकतंत्र के उत्सव में, वो सबकी जो भागीदारी है, जो योगदान, वो होना चाहिए, ना सिर्फ मतदान बल्कि इसके साथ साथ जागरूक रहने का भी। हमारे साथ शिशिर सैलार जुड़ चुके हैं मुंबई से। शिशिर, अगर देखा जाए कि किस तरीके से अगर अभी तक जो चुनावों की घोषणा का ऐलान किया जा चुका है, महाराष्ट्र की अगर खासतौर से बात की जाए, फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ पे, क्योंकि जो अलग अलग चरणों में जो मतदान है वो होना है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 5 चरण में मतदान इस वक्त होने वाला है। तो ऐसे में पिछली बार अगर बात करें 2019 में महाराष्ट्र में 4 चरणों में मतदान हुआ था। अगर महाराष्ट्र की सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य होगा यूपी की बात, क्योंकि यूपी में 80 सीटें है, महाराष्ट्र में 48 सीट्स है लोकसभा की। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र भी। ऐसे में हमने देखा कि कुछ महाराष्ट्र के एरियाज जो है वो डिस्टर्ब एरिया जिसे कहते हैं कि नक्सल प्रभावित एरिया है, और इसीलिए वहां पर भी जो है खासतौर पर इंतजाम इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए। तो उनकी पीसी में हमने सुना कि किस प्रकार से जो नक्सल एरियाज है वहां पर भी जो है तैनाती की जाएगी, वहां पर भी सुचारू रूप से किस प्रकार से इलेक्शन तैयारी किया जाए इस पर ध्यान होगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र का अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चरणों में मतदान होगी। शुरुआत अगर करें तो पूर्व विदर्भ से महाराष्ट्र के, उसके बाद पश्चिम विदर्भ का जो इलाका होगा वहां पर मतदान होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मराठवाड़ा का इलाका है, पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका जो है वहां पे होगा, और फिर कोंकण और मुंबई जो कि आखिरी में रखा गया है। तो ऐसे अलग अलग चरणों में 5 चरणों में मतदान होने वाले हैं। इस बात करें तो 48 सीटों की बात करें इस वक्त, तो इस वक्त महाराष्ट्र में काफी गहमागमी है कि किससे कौन सी सीटें मिलेगी, इस पर अभी विचार जारी है। एनडीए हो या फिर एमडीए हो, दोनों तरफ से इस वक्त टटोलने की कोशिश की जा रही है कौन सा बढ़िया प्रत्याशी जो है वो इन 48 सीट्स पर वो जो है उतार सके। पिछले बार की चुनाव की अगर बात करें तो पिछली बार 2019 में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए को जो है तकरीबन 41 सीट्स मिली थी, 48 जो सीट है उसके मुकाबले। और यूपीए की बात करें, तत्कालीन यूपीए की बात करें तो उस वक्त यूपीए को 5 सीटें मिली थी और एमआईएम को जो है 1 सीट मिली थी। ये अंकगणित पिछले बार का है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में गणित काफी बदल चुका है, खासतौर पर जो पार्टी है उनकी अलायंस है। तो ऐसे में देखना इस वक्त ये होगा किस प्रकार से जो 48 सीट्स है उसको किस प्रकार से सभी पार्टियां कवर करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस वक्त जो अलायंस का जो चित्र महाराष्ट्र में देख रहे हैं वो शायद एक अनोखा चित्र होगा। इससे पहले इस प्रकार की अलायंस महाराष्ट्र में शायद देखी गई होगी, लेकिन इस बार जो है अलग तरीके से चुनावी मिसाल दिखाई गई है। तो ऐसे में अब हर कोई पार्टी ये तय करेगी, प्रयत्न करेगी किस प्रकार से ज्यादा जो है उनको जो है मतदान जो मिले। तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा महाराष्ट्र में जो एलिजिबल वोटर्स है 2019 के चुनाव में, इस वक्त अगर देखा जाए शायद वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वोटर्स को इस वक्त जो है सम्मिलित किया जा सके। और इसीलिए जो तारीख जीती, मतलब 1 अप्रैल तक जिनकी बर्थ डेट है वो भी जो है वोट डाल पाएंगे, इस प्रकार का प्रयास भी
जो है चुनाव आयोग इस वक्त कर रहा है। तो ऐसे में ये नंबर जो है महाराष्ट्र के और किस प्रकार से बड़े इस वक्त जो है चुनाव इलेक्शन कमीशन है उनके इस वक्त ध्यान रहेगा। साथ ही साथ बाकी बात करके बिल्कुल ये जो नंबर्स हैं उनमें बदलाव जो है हमें देखने को मिलेगा, और ख़ासतौर से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, जैसा आपने बताया कि 5 चरणों में यहाँ जो मतदान है संपन्न कराया जाएगा, और उसके बाद एक कोशिश होगी जो नया बदलाव है वो हमें नज़र आ सके, क्योंकि अब जो लोकतंत्र का महापर्व है उसका उत्सव जो है वो हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया है। लेकिन और इससे जुड़ी कुछ और बातें हैं जो हमारे संवाददाता हैं उनसे हम जानेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कितना खास रहा है ये आज का दिन। लेकिन फ़िलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस महा कवरेज में, जहां हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की जो घोषणा की गई है। 7 चरणों में जो मतदान है संपन्न कराया जाएगा, और देश के हर एक राज्य से, देश के कोने कोने से लगातार जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उनके बारे में हमारे संवाददाता हमें जो जानकारी है साझा कर रहे हैं। विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं गुजरात से। मेघना, जानना चाहेंगे किस तरीके की जो स्थिति है वो हम मान सकते हैं गुजरात के लिए, क्योंकि जब इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर कब जो मतदान की तारीख है वो निकल कर आएगी, जो युवा हैं वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिलेगा। एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो ज़ाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है इस बार जो पहली बार जो मतदान कर रहे हैं। क्या स्थिति गुजरात की? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने युवाओं की बात की है मुकुल, सबसे अहम चीज है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं गुजरात के, उन्होंने कुछ आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं। अभी फिलहाल एक प्रेस वार्ता चल रही है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ब्रीफ कर रहा है एक तरीके से कि गुजरात में क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, और किस तरीके से अगर हम देखें तो पुलिस का प्रबंधन और जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, चेक पोस्ट लगाए जाते हैं और नॉन बेलेबल वारंट भी इशू किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम देखें तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी करता है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। उसके साथ कुछ आंकड़े मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम देखें तो 11,32,880 युवा मतदार हैं जो 18 से 19 वर्ष के बीच के हैं, और उसके साथ ही अगर हम देखें तो शतायु जो मतदार हैं वो तकरीबन 10,000 से भी अधिक मतदार हैं, और तकरीबन 25,000 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां से वेब कास्टिंग की जाएगी। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, और जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि मॉडल ज्यादा से ज्यादा मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएं, उसकी भी संख्या यहाँ पर बताई गई है कि काफी ज्यादा जो मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं उन्हें भी बनाया जाएगा, और उसके साथ महिला बूथ भी बनाए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि हर एक केंद्र पर 1500 के आसपास वोट पड़े। और तकरीबन देखें तो तकरीबन 5 करोड़ के आसपास, अगर हम देखें तो 4,94,00,000 के आसपास, 96 लाख के आसपास मतदार हैं गुजरात में, और तकरीबन एक बैलेंस्ड आंकड़ा है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। तो 7 मई को तीसरे फेज में, तीसरे चरण में मतदान होना है गुजरात में। और जब हम सीटों की बात करें तो गुजरात इस राज्य से तकरीबन 26 जो लोग हैं उनको लोकसभा में भेजता है। 26 सीटें हैं गुजरात में, और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पोलिंग का जो प्रतिशत था वो तकरीबन 64% के आसपास था। वो तकरीबन 1% का जंप नजर आया 2014 के चुनाव के बाद से जी। लेकिन भाजपा का जो वोट प्रतिशत था वो थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आया था। लेकिन 2019 का चुनाव का जो सिनेरियो था, जो जनरल इलेक्शन के दौरान देखा गया था, 2017 में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था
विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद भाजपा ने यहाँ पर मेहनत करके 2019 में 26 की 26 सीटें हासिल की थी, 2014 में भी 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी भाजपा ने, और 19 में भी यही रिपीट हुआ। इसके बावजूद कि 2017 में भाजपा का काफी खराब प्रदर्शन रहा था गुजरात में, आंकड़ों की अगर हम देखें तो। उसके अलावा इस बार अगर हम देखते हैं तो 2022 के अंत में दिसंबर के आसपास चुनाव हुए थे गुजरात में विधानसभा के, जिसमें तकरीबन अगर हम देखें तो 157 सीटें भाजपा ने हासिल की थी, 17 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी, 5 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को, और 3 निर्दलीय लोग चुने गए थे। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो 17 का आंकड़ा जो कांग्रेस के पास था, उसमें भी कांग्रेस के जो विधायक हैं, 5 विधायकों ने कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, और 5 सीटों का अगर हम देखें तो नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा है। कई जगहों पर बाईपोल्स भी हो रहे हैं, विसावदार पोरबंदर में भी बाईपोल्स होने हैं, क्योंकि अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा अपना सौंप दिया था। तो अगर हम देखें तो 5 सीट्स का नुकसान कांग्रेस को हुआ है, और अभी तकरीबन 5-6 सीटों पर जो है बाईपोल्स भी होने हैं गुजरात में। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो इलेक्शन है पिछले वर्ष भी 2019, पिछले आम चुनाव की बात कर रही हूँ, 2019 में भी इसी एक ही फेज में हुआ था और तीसरे चरण में ही गुजरात में चुनाव हुआ था। जनरली अगर देखा जाए आमतौर पर गुजरात में काफी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता है, और 26 की 26 सीटों पर अगर बात करें, सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, साउथ गुजरात की बात करें, सेंट्रल या नॉर्थ गुजरात की बात करें, तो इलेक्शंस में देखा जाता है कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शंस एक ही फेज में निपट जाते हैं, ज्यादा अलग अलग चरणों में इसे करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी बिल्कुल, और उसी के अनुसार जो परिस्थितियां रहती हैं हर एक राज्य में, उसी के अनुसार चुनाव आयोग ने भी जो तारीखें हैं वो सुनिश्चित की हैं, जिन पर उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो जागरूक रहेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र का जो ये महापर्व है इसका सब लोग इसमें अपना योगदान, अपनी भागीदारी है वो दे सकेंगे। फिलहाल मेघना, शिशिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो यहाँ चुनाव आयोग द्वारा अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 7 चरण में चुनाव होंगे, उसके बाद 4 जून की अगर बात की जाए तो मतगणना की जाएगी, वोटों की गिनती होगी और फिर नई सरकार का गठन किया जाएगा। काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था इस मौके का और आज चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।